गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कितना टाइम हुआ आप लोग की क्लास ओवर हुए? बस 2 मिनट हुई है मैम। ओके। 1 मिनट ही हुई। अलग अलग टाइम पे खत्म होती है आप लोग की। मैम सेम टू सेम यही यही कॉपी करने हैं ना, नोट्स बनाने हैं जो अपने को फिर नोटबुक में। बनाने हैं नहीं, बना लेने चाहिए थे अभी तक आपको। मैंने इसीलिए कल भेजे थे आपको। आपके वर्ड से ऐसा समझ आ रहा है आपने अभी तक नहीं बनाए हैं। नहीं, मैंने क्लास ही 2 दिन बाद लिया आज। एज इट इज ही बनाने थे आपको। कोई नहीं, वो तो ओके। 2 दिन बाद भी अगर आपने क्लास ली, आज अगर आप पहली बार भी क्लास ले रहे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अपन जो भी अब तक अपन ने पढ़ा है ना, सब कुछ अपन वापस से पढ़ेंगे आज। मतलब मैम एक मैंने तरह। कल फर्स्ट क्लास ली थी, तो हाँ कल आपने जो नोट्स भेजे थे उससे पहले नोट्स थोड़े दिए थे आपने कोई। हाँ, उससे पहले भी मैंने नोट्स दिए थे रौनक। मैं या तो सर को बोल दूंगी आपको भेज देंगे, अदरवाइज मैं खुद ही भेज दूंगी ग्रुप पे। ओके। और बाकी रिवाइज अभी अपन सब कुछ करेंगे। तो कोई अगर आज पहली बार भी क्लास ले रहा है या किसी के कोई क्लासेस मिस हुए हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये गब्बर ठाकुर कौन है? गब्बर डाकू, क्या नाम है भाई इस गब्बर का? जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सब, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। लॉ में 1 घंटा कम नहीं लगता क्या आप लोगों को? क्योंकि वैसे भी ज्यादा ही लगता है मैम। ज्यादा लगता है। इतना तो कोई टॉपिक पढ़ते ही नहीं अपन, एक दिन का एक ही टॉपिक होता है अपना। चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपनी क्लास। अभी तक आ रहे हो भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ सब।
प्रधान एंड प्रवीण, आपको सुनाई दे रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? आपका ऑडियो नहीं दिखा रहा है। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस अभी अपन स्टार्टिंग से देखते हैं एकदम, जो भी अपन ने अब तक पढ़ा है या जो आपके लिए अब कोर्स में रेलेवेंट रहने वाला है। कुछ चीजें तो हमने ऐसे ही डिस्कस की थी ताकि आपको ये समझ आए कि लॉ क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं ऐसा। बट एक्ट से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं वो सब हम लोग अभी रिवाइज करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात तो कंपनीज एक्ट पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है। कंपनी का डेफिनेशन है ये तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ने दिया है। और जो कंपनी का मीनिंग हमें पता चलता है, जो बाकी सारी चीजों से हमें पता लगता है, वो मीनिंग हम आप सब जो जानते हैं। जैसे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया है। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए क्योंकि नेचुरल बर्थ नहीं होता, उसके बाद सेपरेट एग्जिस्टेंस, जो भी फीचर्स जिनको हम लोग सम अप कर देते हैं वो सब हमको मिलाकर हमको क्या मिल जाता है, कंपनी का एक प्रॉपर मीनिंग मिल जाता है। बट वो मीनिंग हम लोग अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रीट करते हैं, सबके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो सबके लिए सेम रहेगी, जो कि है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। तो 2 का सबसेक्शन 20 क्या बोलता है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो कंपनी इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। आईएनसी का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड, जो कंपनी इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या जो पिछले किसी एक्ट में बनाई गई है, दोनों को ही हमें क्या मान के चलना है कि ये हमारा कंपनी है। मैं अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो हमने कल ही डिस्कस किया था। एप्लीकेबिलिटी में मतलब, एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिन पर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो अप्लाई होने वाला है। अप्लाई होने का मतलब जहां जहां पर इसके प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। तो देखो, हमने पढ़ा था सबसे पहला तो कंपनी जो चाहे इस एक्ट में बनी हो, चाहे पिछले किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड हो, वो सारी कंपनीज को हम ये मानते हैं कि उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी या पावर जनरेटिंग सेक्टर में जो वर्क कर रही है, उन सबको हम क्या मान के चलते हैं कि वो कंपनी के प्रोविजंस फॉलो करेंगी। स्टेट्यूटरी कंपनीज जो हमने पढ़ा था, जिसके लिए एक पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास होता है, उन सबको क्या फॉलो करना पड़ेगा, हमारा कंपनीज एक्ट। इसके अलावा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो भले ही कंपनी हो या नहीं हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि आपको कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस फॉलो करने ही है, क्योंकि अब आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे दादाजी हैं और आरओसी क्या है, हमारे पप्पा जी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज का, जिसके पास आपके सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। और कंपनी क्या है, इन सबका बच्चा है। कंपनी अब क्योंकि ये बच्चा है तो इसको पापा जी की भी बात माननी पड़ेगी और दादाजी की भी बात माननी पड़ेगी। और आरओसी किसकी बात मानेगा, सिर्फ दादाजी की मानेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पापा जी भी आपकी बात माने हमेशा ही? क्या वो हालांकि वो हमसे प्यार करते हैं इसलिए हम लोगों की बात मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ना कि हर वक्त मानेंगे। क्या आप अपने पापा जी को ऑर्डर दे सकते हो, पापा यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उठो यहाँ से वहां पे जाओ? पॉसिबल नहीं ना। कंपनी भी आरओसी को ऑर्डर नहीं दे सकती, लेकिन आरओसी कंपनी को ऑर्डर दे सकता है। पापा जी आपको बोल सकते हैं यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उठो 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 यहाँ से, ऑर्डर दे सकते हैं ना वो आपको। तो बात आती है कि कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन किसके लिए सबऑर्डिनेट है और कौन किसके लिए सुपीरियर है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, उसके बाद आरओसी और उसके बाद आती है हमारी कंपनी। फिर देखो, फीचर्स की बात करें अगर हम लोग, फीचर्स देखो हम लोगों ने डिस्कस किए थे
जिसको हम लोग मेमोरी टेक्निक के लिए क्या यूज करते हैं, क्लैप्स, यानी कि इसका न्यूमोनिक है ये। क्लैप्स का मतलब कॉमन सील, सी फॉर कॉमन सील, एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, ए इज फॉर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन एंड एस फॉर सेपरेट एग्जिस्टेंस। देखो कॉमन सील जो होती है वो क्या होती है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं अभी। ये तो पहले तो आपको याद रहना चाहिए कि फीचर्स कितने होते हैं। तो आपको पता है फीचर्स 5 होते हैं, जिसको हम लोग इन शॉर्ट क्लैप्स बोल देंगे। क्लैप्स का मतलब सी फॉर कॉमन सील, एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन एंड एस फॉर सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब इसका एक एक पॉइंट को डिस्कस करिए अगर, तो सबसे पहले आता है कॉमन सील। सबको पता है कि सील का मतलब होता है कोई मोहर। मोहर मतलब इस तरह के एक सर्कल टाइप से होता है, उस पर ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा हुआ होता है, ऐसे करके ये, और बीच में कहीं साइन वगैरह कुछ होता है। तो ये जो मोहर होती है वो नॉर्मल केसेस में एकदम प्रिंटेड होती है, जो हम लोग मोहर देखते हैं। लेकिन कॉमन सील जो होती है, ये मैंने आपको बताया था कैसी होती है, इंकलेस होती है। इसमें कोई इंक नहीं होती है, ये एक तरह से स्टेपलर वाली जैसे होती है। उसके बीच में अगर आप पेज लगाकर उसको दबा देते हैं तो उससे क्या होता है, वो उभरा हुआ पोर्शन दिखता है, जो आपका सील जो पार्ट आप लगाना चाहते हैं वो उठा हुआ दिखता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पोर्शन में आने बॉक्स में किया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा मैम कुछ उभरा उभरा सा दिख रहा है, क्योंकि पिछले पेज पर जो मैंने लिखा है वो यहाँ उभर कर आ गया। वैसे ही वो सील होती है, बट यहाँ तो ये क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो चलो ऐसे रफली था। कॉमन सील एकदम क्लियर दिखता है वो उभरा हुआ पोर्शन आपको। और होता क्या है कॉमन सील, ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, ऑफिशियल साइन होता है। क्योंकि कंपनी के पास हाथ पैर तो होते नहीं है कि वो साइन कर सके, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, कॉमन सील को यूज करती है, ताकि वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे अपना कॉमन सील लगा दे और ये मान लिया जाएगा कि उस पर कंपनी ने साइन कर दिया। कंपनी ने साइन कर दिया मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है ये आज से क्या हो जाएगा, ऑथोराइज हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने ही इसे इशू किया है या कंपनी के बिहाफ पर ही इसे इशू किया गया है। किसी भी डॉक्यूमेंट को जब कंपनी के बिहाफ पर या कंपनी के नाम पर आपको ऑथेंटिकेट करना होता है, या फिर मैं ये बोलूं एक तरह का एविडेंस है ये कॉमन सील लग गया मतलब कंपनी का ये डॉक्यूमेंट। तो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का, यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट्स। जब भी कभी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने की बात आती है तो वो किसके थ्रू किया जाता है, कॉमन सील के थ्रू किया जाता है। लेकिन 2015 के बाद से ये क्या है, ऑप्शनल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो रखो, चाहे तो कोई कंपनी बिना कॉमन सील के भी वर्क कर सकती है। इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी जो मेरे नोट्स में 3rd पेज पर है। मेरे नोट्स में ना आप लोगों के लिए बेटर होगा अगर आप मार्किंग कर ले पेज नंबर की। जो मैं प्रिंटेड नोट्स देती हूँ उसमें तो पहले से होते हैं, बट अभी क्योंकि ये नोट्स आपको मेरी हैंडराइटिंग में मिल रहे हैं तो आप लोग इन पे पेज नंबर मार्क कर लो, ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में, रेफर करने में इजी रहेगा आपको। देखो यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है आपको। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रोसेस कैसे समझाया, देखो मैंने बोला कि कॉमन सील रखना जो है ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो रखो, चाहो तो ना भी रखो चलेगा। तो सबसे पहला तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, ऑथोराइज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कॉमन सील को यूज करेंगे। लेकिन मैंने क्योंकि आपको ये बोला है कि कॉमन सील रखना अब आपके लिए क्या हो चुका है, 1 सेकेंड, कॉमन सील रखना अब आपके लिए ऑप्शनल हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे, उस केस में आपका काम क्या होगा, एक डायरेक्टर और एक सीएस उस पर साइन कर देगा और डॉक्यूमेंट को क्या मान लिया जाएगा, ऑथेंटिकेटेड मान लिया जाएगा। प्रवीण एक बार इस डाउट को ना थोड़ा सा पेंडिंग रखो, मैं थोड़ा और आगे जाने के बाद अभी सब इसी क्लास में समझा दूंगी आज ही, थोड़ा सा थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी ये जो है इसे ऑथेंटिकेट कर देंगे, लेकिन वर्ड क्या लिखा है, इफ अपॉइंटेड। इफ अपॉइंटेड का मतलब आप लोग मैम डायरेक्टर रखना जरूरी होता है क्या कंपनी को, डायरेक्टर रखना कंपनी को जरूरी होता है। कौन सी कंपनी कितने डायरेक्टर रखना जरूरी है ये हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी था। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी नहीं होता है। जो छोटी कंपनीज होती है वो बिना कंपनी सेक्रेटरी के भी ऑपरेट कर सकती है।
जो कंपनीज लिस्टेड होती है या जो भी बिग कंपनीज जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए जरूरी है। अभी बिग और स्मॉल क्या होता है मैम, कौन सी कंपनीज को रखना है, उनका टर्नओवर और पेडअप का थ्रेशोल्ड रखा जाता है, जो आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि कंपनी सेक्रेटरी रखना, सीएस रखना सबके लिए जरूरी नहीं होता है। तो जिस कंपनी ने रख रखा है सीएस, वो तो एक डायरेक्टर और एक सीएस का साइन करवा लेगी। अगर किसी कंपनी के पास सीएस नहीं है तो फिर क्या कर देंगे, दो डायरेक्टर्स उस पर साइन कर देंगे। मतलब ऐसी कंपनी जिसने खुद का कॉमन सील भी नहीं रखा है और जिसके पास खुद का कोई कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं है, तो वहां पर कोई भी दो डायरेक्टर्स उस पर साइन कर देंगे और वो डॉक्यूमेंट क्या मान लिया जाएगा, ऑथेंटिकेटेड मान लिया जाएगा। ये तो था डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। अभी हम लोग कॉमन सील समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। देखो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तीन टाइप की कंपनीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। एक तो होती है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। ये जो टॉपिक है ना आपका, ये वाला जो टॉपिक है, ये आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे फीचर्स में जब आप लायबिलिटी लिमिटेड पढ़ रहे हैं, दूसरा आप पढ़ेंगे जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का लायबिलिटी क्लॉज पढ़ेंगे, और तीसरा आप पढ़ेंगे इसे जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनीज के टाइप पढ़ेंगे। तो आपको ये टॉपिक ना एकदम अच्छे से क्लियर कब होगा, जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये इन शॉर्ट आपको ध्यान में रखना है कि लिमिटेड होती है लायबिलिटी। लिमिटेड होने का मतलब कभी भी मेंबर्स की या डायरेक्टर्स की पर्सनल एसेट्स को कंपनी के डेट्स रीपे करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। कंपनी के डेट्स जो होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर्स पे नहीं होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी नहीं होता है। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब है कुछ तो लायबिलिटी होती है, एकदम से पर्सनल एसेट्स तक नहीं जाती है, लेकिन एकदम जीरो भी नहीं होती है, कुछ तो लायबिलिटी होती है उनकी। कितनी होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी के लिए बताया है अप टू, अगर ये कंपनी जो है ये लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है का मतलब है कि उस कंपनी के पास खुद का कोई शेयर कैपिटल पड़ा है, तो उस केस में जो लोग मेंबर्स होंगे उनका लायबिलिटी कितना रहेगा, अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। मतलब जितने रुपए का आपने शेयर परचेज किया है उस पर अगर कुछ अमाउंट अभी आपने पे नहीं किया, कुछ अमाउंट पे नहीं करने का मतलब है, मान लो आपका शेयर 100 रुपए का था जिस पर कंपनी ने आपसे 80 रुपीज मंगवा लिए हैं, तो अब आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है, 20 रुपीज की। मान लो ये 100 रुपए वाले आपके पास 10 शेयर्स थे, तो अब आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, 20 × 10 दैट इज 200। तो ये 200 का आपका लायबिलिटी है, इससे ज्यादा आपसे कभी भी नहीं मंगवाया जाएगा, इससे ज्यादा की आपकी लायबिलिटी नहीं होती है। तो ये तो रही बात जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। अगर ये कंपनी क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। गारंटी का मतलब कुछ लोगों ने कंपनी को गारंटी दी है, कुछ लोग, वो लोग जो ये बोल रहे हैं हम कंपनी के मेंबर है, ये मेंबर्स क्या करते हैं, कंपनी को गारंटी देते हैं। गारंटी में क्या बोलते हैं उन लोग, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, यानी कि जब कंपनी का समापन होगा, जब कंपनी को खत्म किया जाएगा लीगल प्रोसेस के थ्रू, तो हम लोग क्या प्रॉमिस करते हैं आपको कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे इतना इतना रुपए। अब जैसे मान लो एबीसी 3 लोग हैं, तीनों ने अपना अपना अमाउंट बता दिया कि मैं इतने की गारंटी देता हूँ, मैं इतने की और मैं इतने की। तो ये गारंटी वाली कंपनीज में इन लोग बोल देते हैं कि हम लोग इतने इतने रुपए दे देंगे। कब मांगे जाते हैं इनसे ये रुपए, तब मांगे जाते हैं जब मान लो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को जब कैलकुलेट किया जाता है तो एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है। तो इस केस में क्या किया जाएगा, अगर एसेट कम पड़ जाती है लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो क्या किया जाता है, जो भी मेंबर्स होते हैं उन लोगों ने जितना गारंटी दिया था उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट उनसे मंगवा लिया जाता है। फिर हमने पढ़ा अनलिमिटेड कंपनी। देखो एक सेकेंड, गारंटी वाली कंपनी में क्या लिखा है, कितना होता है उनका लायबिलिटी, अप टू द अमाउंट गारंटीड बाय देम। जितने का आपने गारंटी दिया है लायबिलिटी भी उतने का ही होता है। लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है,
ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, जब कंपनी को समाप्त किया जाता है, जब कंपनी को खत्म किया जाता है लीगली, उस वक्त अगर एसेट्स कम पड़ जाती है, सिर्फ तब आप गारंटी का अमाउंट मंगवा सकते हो। ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न बोले तो जब तक कंपनी ऑपरेट कर रही है, जब तक कंपनी का ऑपरेशंस चालू है, उसका सेल परचेज ट्रांजेक्शन सब कुछ हो रहा है, उस वक्त अगर कंपनी चाहती है कि मैं अपना ये जो मेंबर्स हैं इनसे गारंटी वाला अमाउंट मंगवा लूं, तो भी नहीं मंगवा सकते। सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप कर टाइम पर ही आप ये गारंटी वाला पैसा मंगवा सकते हो। लेकिन अगर शेयर्स की बात करूं, ये जो अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स होता है, ये आप कभी भी मंगवा सकते हो, वेदर ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न और वेदर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मतलब आप कभी भी ये पैसा मंगवा सकते हो, चाहे ऑपरेशंस के दौरान मंगवाओ, मतलब जब तक कंपनी का लाइफ चल रहा है उस बीच में भी मंगवा सकते हो, इन बिटवीन दी ऑपरेशंस। और लिक्विडेशन के टाइम पर जब कंपनी खत्म हो रही है, उस वक्त भी आप ये पैसा मंगवा सकते हो। ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों कंपनीज का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का और लिमिटेड बाय गारंटी का। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी के ब्रैकेट में मैं लिखना भूल गई, लिख लेना, नॉट इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया। इंडिया में ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इंडिया में ये जो कंपनीज होती हैं जिन्हें हम अनलिमिटेड कंपनी बोल रहे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, जबकि कंपनी का फीचर क्या पढ़ते हैं हम लोग, लिमिटेड लायबिलिटी। अगर कंपनी का फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे हो सकती है? और अगर ये अनलिमिटेड होती तो ये फीचर ही नहीं डाला जाता। तो ये जो अनलिमिटेड कंपनीज है, ये पहले एग्जिस्ट करती थी, प्लस इंडिया के बाहर आज भी एग्जिस्ट करती है, बट विद इन इंडिया ये एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि इन कंपनीज में क्या होता है, इन कंपनीज में जो भी शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, उनके पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है डेट्स रीपे करने में। जो भी कंपनी के ऋण होते हैं उन्हें चुकाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स है उसे भी यूज कर सकते हो। तो इस वजह से देखो, एक डाउट है मैम, प्लीज एक्सप्लेन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, देखो मोस्टली कंपनीज ना, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि कंपनी का कुछ कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, कंपनी का कुछ ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल इन द सेंस, कंपनी ने अपने मेमोरेंडम में बोल रखा है कि मैं शेयर्स इश्यू करूंगा। ठीक है, क्या होता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स में, जैसे आप लोग अकाउंट्स में शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, कंपनी शेयर्स इश्यू करती है। जब कभी कोई शेयर इश्यू किया जाता है ना, कंपनी जब भी कभी शेयर इश्यू करती है पब्लिक को, तो ऐसा प्रोसेस, अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हो कि कंपनी इनको शेयर देगी, और ये कंपनी को, मान लो ये शेयर 100 रुपए का है, इसने 100 रुपए दिए, कंपनी ने इसको शेयर दे दिया, तो ऐसा नहीं होता है। जब कभी भी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं तो इस तरीके से नहीं होता है कि सारा पैसा पब्लिक ने दे दिया और बदले में उसको शेयर मिल गए। ये कोई सब्जी नहीं खरीद रहे आप लोग। शेयर्स को परचेज करने का एक प्रोसेस होता है, शेयर्स को इश्यू करने का एक तरीका होता है। कैसा होता है देखो, अगर मेरा शेयर 100 रुपए का है, तो इसे इश्यू किस तरीके से किया जाएगा, मैं ये बोलूंगी, मतलब कंपनी जो है वो ये बोलेगी कि जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो मान लो रखा गया 20 रुपीज, अलॉटमेंट रखा गया है 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल रखा गया है 40 रुपीज, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल रखा गया है, यहाँ पर मान लो सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गया, ये रख दिया अपन ने 10 रुपीज का। ये इस तरीके से पैसे मंगवाए जाते हैं। और जब कभी भी पैसे इस तरीके से मंगवाए जाएंगे तो होगा क्या, अगर मान लो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स आपको पे कर दिए गए हैं, 20, 30 एंड 40 के, ये कंपनी ने मंगवा लिए और आपने दे दिए, तो अब इन मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी बचेगी, ये जो 10 रुपीज रिमेनिंग बच गए ना, वो बचेंगी आपकी लायबिलिटीज। ये जो 10 रुपीज है ना, ये अनपेड अमाउंट है, इस शेयर का जो 100 रुपए वाला था उसका अनपेड अमाउंट है ये 10 रुपीज। आपकी लायबिलिटी बस इतनी ही बनती है, इससे ज्यादा की आपकी लायबिलिटी कभी नहीं बनेगी।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है, यानी कि अपना थर्ड पॉइंट, जो फीचर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें थर्ड पॉइंट क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसे क्यों बोला जाता है? यह ये लीगल को बुक्स में लिखा है ज्यूरिडिकल, तो आपको वो वर्ड देखकर ना डरना नहीं है। ज्यूरिडिकल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको जूरी सिस्टम ने बनाया है। जूरी सिस्टम का मतलब होता है जो न्यायपालिका टाइप्स होते हैं ना, जो जिसको लीगली हम लोग कोर्ट वगैरह बोलते हैं, उन लोगों ने बनाया है। तो अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो आप इसे लीगल पर्सन भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने शीट आंसर शीट में भी लीगल वर्ड यूज करते हैं तो कोई इशू नहीं है। जुरिडिकल और लीगल एक ही चीज होता है। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, ठीक है। पहले तो बात करते हैं, ये पर्सन होता है। क्यों होता है ये पर्सन? क्योंकि इसका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, इसके मेंबर से अलग माना जाता है, ये खुद के नाम पर बहुत सारे काम कर सकता है। लीगल क्यों है? क्योंकि इसे लॉ बनाता है और लॉ ही इसे खत्म करता है। और आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि हमारी तरह ये सारे काम नहीं कर सकता। मतलब हमारा जैसा नेचुरल बर्थ का प्रोसेस होता है वो ये फॉलो नहीं करता है, इसे इसीलिए आर्टिफिशियल बोला जाता है। जैसे हम लोग जंपिंग कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता। हम लोग खाना खा सकते हैं, ये नहीं खा सकता। आप बोलोगे मैम ये फंड्स खाता है, मनी कैपिटल खाता है, ये बोल सकते हो आप लोग। वो तो अपने अजम्पशंस है, अपन इक्विवेलेंट कर लेते हैं उन चीजों को, बट होता ये आर्टिफिशियल ही है क्योंकि नेचुरल बर्थ का प्रोसेस फॉलो नहीं करता है, इसे लॉ बनाता है और हम आपकी तरह ये सारे काम नहीं कर सकता। देखो अभी देखते हैं क्या है। सबसे पहले, क्रिएटेड बाय लॉ इंस्टीड ऑफ नेचुरल बर्थ। नेचुरल बर्थ नहीं होता है इसे, इसे कौन बनाता है? लॉ बनाता है। और लॉ जब कभी कंपनी को बनाता है तो उसके प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जो भी कंपनीज होती हैं उनके लिए, अगर आपको नहीं ध्यान में है तो भी बता देती हूँ। देखो पार्टनरशिप फॉर्म्स में तो क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन करवाने का जो काम होता है वो पार्टनरशिप फर्म्स के लिए तो क्या होता है? ऑप्शनल होता है। आपके पास में ऑप्शन है, आप करवाओ तो नहीं, करवाओ तो करवाओ वरना नहीं करवाओ। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं तो वहां रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी क्यों माना जाता है? बिना कभी रजिस्टर करवाए कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आती है, इसीलिए उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है। और उस रजिस्टर करवाने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना। ठीक है, तो वैसे इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ लेंगे अभी। तो यहाँ क्या लिखा है? इसे नेचुरल बर्थ के थ्रू नहीं बनाया जाता है, इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, इसे लॉ बनाता है। कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। ह्यूमन एजेंसी को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है? क्योंकि कंपनी के पास खुद का कोई ब्रेन नहीं होता है। कंपनी के पास किसका ब्रेन होता है? कंपनी का ब्रेन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी जिसको बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो शेयर होल्डर्स आपस में से ही कुछ लोगों को चूज करके बना लेते हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इनका ब्रेन होता है कंपनी के पास, कंपनी इन्हीं के थ्रू एक्ट करती है, इसीलिए ये आर्टिफिशियल मानी जाती है। क्यों है आर्टिफिशियल? खुद से नहीं कर सकती ना, इसको कोई लोग नेचुरल पर्सन चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। अपने आप से ये कुछ नहीं कर सकती, अपने आप से तो बस ये बिल्डिंग खड़ा है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है सिर्फ खुद के अपने आप में, तो बाकी कुछ नहीं है ये। अब देखो इसमें बताया कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। फर्स्ट है कि कंपनी क्या काम नहीं कर सकती, और कंपनी क्या कर सकती है वो आपको सेकंड पॉइंट में बताया। क्या नहीं कर सकती ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्या काम नहीं कर सकती? आप कभी कंपनी को जेल नहीं भेज सकते क्योंकि कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। आप कंपनी के ऊपर लॉक करके सील कर सकते हो, उसको सीज कर सकते हो, लेकिन जेल में कभी नहीं भेजा जा सकता है। टेक एन ओथ, कंपनी कभी भी ओथ नहीं ले सकती। कांट टेक एन ओथ, कंपनी शपथ नहीं ले सकती। शपथ जानते हो ना क्या होता है? वो होता है ना कोर्ट में, मैं गीता पे हाथ रख के बोलता हूँ कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा एंड ऑल, वो होता है ओथ लेना। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी के डॉक्यूमेंट से अगर आपको कोई चीज सच लग रही है तो वो सच है, झूठ लग रही है तो झूठ। कंपनी ओथ लेके कभी ये बात नहीं बोल सकती कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो आपको समझ में आ रहा है वो चीज सही है या गलत है। तो ओथ लेने का काम भी नेचुरल पर्सन का होता है। कंपनी क्या नहीं कर सकती? कांट मैरी, कंपनी शादी नहीं कर सकती है। देखो एक इस तरीके का एक केस था, इसके लिए एक केस लॉ चलता है स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का। क्या होता है क्या हुआ था उस केस में, सुनना एक बार।
जो कंपनी की शादी, हाँ बोलो। देखो कंपनी शादी नहीं कर सकती। अब आप लोगों के माइंड में ना एक चीज आ सकती है, जैसे आप लोगों ने कल, अपन लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, कल नहीं, लास्ट जब अपन ने सेक्शन 8 कंपनी पढ़ा था, उस टाइम मैंने ये बताया था अमलगमेशन, अमलगमेशन से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बताया था, जिसमें मैंने बोला था समामेलन होता है। याद आया कुछ मैंने बताया था अमलगमेशन से रिलेटेड? मैंने बोला था ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, हम क्या कर रहे हैं, इनको ए बी लिमिटेड बना रहे हैं, इनका मर्जर अमलगमेशन कर रहे हैं। क्या मर्जर या अमलगमेशन इज इक्विवेलेंट टू मैरिज? क्या आप ये बोल सकते हो कंपनी की शादी होगी क्योंकि उनका गठबंधन हो गया, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को हमने ए बी लिमिटेड बना दिया, शादी हो गई इनकी? ये अलग प्रोसेस है, ये अमलगमेशन मर्जर अलग चीज होता है, और शादी एकदम ऑल टुगेदर अलग चीज है। तो कभी भी ये मत बोलना कि मैम शादी होती है कंपनी की, कंपनी की शादी नहीं हो सकती। क्या कंपनी को आप मेल फीमेल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। वो जो जोक्स अपन बनाते हैं वो अलग चीज है, उषा बजाज वगैरह, बट नॉर्मल केसेस में कंपनी ये काम नहीं कर सकती है। प्रैक्टिकली अगर अपन सोचे तो जोक वगैरह कुछ भी बना लो फिर चाहे, ठीक है। नेक्स्ट अपना है फोर्थ, प्रैक्टिस ए लर्न प्रोफेशन। लर्न प्रोफेशन मतलब कंपनी को कभी भी आप ये बिलीव नहीं कर सकते कि कंपनी कोई प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकती है। कौन से प्रोफेशन किस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकती? देखो, अगर मैं ये बोलूं कंपनी के लिए कि कंपनी के सारे मेंबर्स डॉक्टर हैं, क्या कंपनी से भी आप बिलीव कर सकते हो कि कंपनी में हम जाएंगे और हमारा इलाज हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, सीएसीएस की तरह या फिर डॉक्टर्स वगैरह की तरह, क्या उन लोग इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या आप कंपनी से बिलीव कर सकते हो, कंपनी से आप उम्मीद कर सकते हो क्या कि कंपनी किसी को ट्रीट कर सकती है, कंपनी किसी सीएसीएस की तरह आपको एडवाइस दे सकती है? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? वही बात आ जाती है, कंपनी के पास खुद का ब्रेन नहीं होता। अब आप बोलोगे कि मैम अगर कंपनी के मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मान लो सब डॉक्टर्स हैं, क्या आप ये बिलीव कर सकते हो कि कंपनी में पैर रखते ही आपका इलाज हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी को आप डॉक्टर नहीं बोल सकते उस केस में। कंपनी के नाम के आगे कभी भी देखा है किसी कंपनी के नाम के आगे सीएसीएस डॉक्टर ऐसा कुछ लगा है? नहीं होता ना, क्योंकि कंपनी लर्न प्रोफेशंस जो होती हैं उन्हें प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये चारों चीजें याद रखना हमेशा, कि कंपनी ये काम नहीं कर सकती, कभी जेल नहीं भेजी जा सकती कंपनी को, कभी आप ये अज्यूम नहीं कर सकती कि वो किसी के लिए शपथ लेगी, प्रतिज्ञा लेगी। कंपनी कभी शादी नहीं कर सकती है, और न ही कभी कंपनी लर्न प्रोफेशंस को प्रैक्टिस कर सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्या कर सकती है कंपनी। कंपनी कैन, क्या कर सकती है कंपनी? ये काम है जो कंपनी कर सकती है एटसेट्रा, इसके अलावा भी काफी सारे काम कर सकती है कंपनी। ओन प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी का मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी खुद की कंपनी के नाम पर होती है। कोई शेयर होल्डर आकर ये नहीं बोल सकता कि ये मैं घर लेकर जा रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं कंपनी का ऑनर हूँ। ऑनर हो तो आप सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ऑनर हो, आप प्रॉफिट में शेयर ले सकते हो, जैसे कि जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ये हिंदी में जिसको लाभांश बोला जाता है, सिर्फ आप वो कर सकते हो। कंपनी की संपत्तियों पर आपका कोई अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है सू एंड बी सूड, मतलब न तो आप कंपनी पर कोई केस कर सकते हो, नहीं, सॉरी, आप कंपनी पर भी केस कर सकते हो और कंपनी भी आप पर केस कर सकती है इन इट्स ओन नेम। खुद के नाम से कंपनी भी केस कर सकती है और कोई और भी कंपनी पर केस कर सकता है। सू का मतलब होता है किसी पर मुकदमा चलाना या कार्रवाई करना, ठीक है। तो आप केस करना पॉसिबल है, प्रॉपर्टीज खुद के नाम से रख सकती है, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंपनी, साइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। कैसे साइन करती है? या तो कॉमन सील लगा देगी, या डायरेक्टर से साइन करवा देगी, या डायरेक्टर और सीएस से साइन करवा देगी। इनकर लायबिलिटीज, कंपनी की लायबिलिटीज खुद की कंपनी की होती है। ये जो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट है ये रिलेटेड ही है एक दूसरे से, क्योंकि कंपनी की एसेट्स भी कंपनी की खुद की होती है, तो कंपनी की लायबिलिटीज भी कंपनी की खुद की ही होंगी। एंड हैव इन बैंक अकाउंट, कंपनी का खुद के नाम से बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो। मतलब जितने भी पेपर वर्क्स होते हैं सब में कंपनी एज अ पर्सन ट्रीट की जाती है, सारे पेपर वर्क्स में कंपनी को अलग माना जाता है, कंपनी का भी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस माना जाता है यहाँ पर।
और क्योंकि इसका सिर्फ साइन होता है वो चलता है, इस वजह से इसको आर्टिफिशियल बोला जाता है, क्योंकि इसके जो साइन होते हैं उनको कोई ऑफिसर्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखो एक डाउट आया है कि मैम अगर कंपनी पर कभी केस किया जाता है और ये पता लगे कि कंपनी का ही गलती है, फॉल्ट जो है वो कंपनी का प्रूफ हो जाता है, तो उस केस में पनिशमेंट किसको मिलेगा? देखो आपको बताऊं पनिशमेंट किस तरीके से दिए जाते हैं। उस केस में क्या होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं लायबल होते हैं, जो प्रूफ हो जाते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑफिसर्स या ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय लायबल था, उस पर तो पेनल्टी लगती है कि उसे कुछ ना कुछ फाइन पे करना पड़ सकता है, या उसे इम्प्रीजनमेंट हो जाता है, यानी कि उसको जेल भेजा जा सकता है। ये तो होती है ऑफिसर्स पर लाइबिलिटी जिनकी वजह से गलती हुई। और कंपनी पर भी पनिशमेंट लगता है। कंपनी पर पनिशमेंट आप बोलोगे मैम कैसे लगाएंगे, जेल तो भेजा ही नहीं जा सकता। जेल नहीं भेज सकते, आप उसे सीज कर सकते हो, उसके ऑपरेशंस बंद करवाए जा सकते हैं। दूसरा, उस पर फाइन लगाया जा सकता है, और जो फाइन आप कंपनी पर लगाते हैं उसकी लायबिलिटी कंपनी पर ही होती है, कोई मेंबर्स पर या कोई ऑफिसर्स पर नहीं होती है, किसी डायरेक्टर पर नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी पर पनिशमेंट लगता है, फाइन लगाया जाता है कंपनीज के ऊपर। तो इस तरीके से कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन ऑपरेट की जाती है। नेक्स्ट आता है अपना परपेचुअल सक्सेशन। देखो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है सतत उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब मैं गया, मतलब दादाजी गए, पापा जी आए, पापा जी गए, बेटा आया, बेटा आया तो बेटा गया तो उनका बच्चा, ये एक सीक्वेंस चलता जाएगा, उनकी जगह कोई और रिप्लेस होता जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये उत्तराधिकारी उसी जनरेशन से बने या नेक्स्ट जनरेशन से बने, आप किसी को भी बना सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया कि मैम अगर गलती हुई है तो वो मेंबर की है, तो फिर कंपनी को पनिशमेंट क्यों मिलता है? क्योंकि कंपनी को पनिशमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि कंपनी बनी तो आप ही लोगों से है ना, ऑनर तो आप ही लोगों ना। एक तरह से मैं ये बोलूँ तो ये पेनल्टी एक्चुअली होती भी मेंबर्स पर ही है। क्यों होती है समझना, अगर आप कंपनी पर फाइन लगाते हैं, ये फाइन जाते कहाँ से हैं? कंपनी से तो निकालोगे आप। अगर आप कंपनी से ये पैसा निकालोगे तो अल्टीमेटली बियर किसको करना पड़ेगा, ये किसको झेलना पड़ेगा? ये चीज मेंबर्स को ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मेंबर्स ही क्या है, इसके ऑनर्स है। समझ रहे हो? बट लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी अलग है, इसलिए ये फाइन भी कंपनी पर लगाया जाता है। और वैसे आपको एक बात बता दूं, मेंबर्स का फॉल्ट होता भी नहीं है, मेंबर्स तो सिर्फ उसके ऑनर्स होते हैं। उसे चलाने वाले लोग कौन होते हैं? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो फॉल्ट होता है ना, उनका जो गलती होता है, उन्होंने जो गलत किया है उसके वजह से कुछ गलत होता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैसे भी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कंपनी पर भी पनिशमेंट लगता है, और जो ऑफिसर डायरेक्टर्स गलत प्रूफ हो जाते हैं उन पर भी पनिशमेंट लगता है। ओके, फिर आता है अपना परपेचुअल सक्सेशन, जिसमें मैंने आपको ये बताया, चाहे किसी मेंबर की डेथ हो जाए, चाहे कोई मेंबर अपना शेयर परचेज सेल करके छोड़कर चला जाए कंपनी को, कंपनी के साथ अब चेंज हो जाए। हाँ बोलो। तो मेंबर्स की डेथ होने से, मेंबर्स के इंसॉल्वेंसी से, उनके चेंज होने से, उनके वजह से कभी भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी रिमेन्स अनअफेक्टेड। कंपनी का जो कंटिन्यूएंस है वो चलता रहेगा, कंपनी फॉर एवर रहेगी। जब तक कंपनी को लीगल प्रोसेस के थ्रू वाइंड अप नहीं कर दिया जाता, तब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू चलता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लो एक हॉल में 100 मेंबर्स बैठे हैं, और वो 100 ही है, कंपनी के अंदर टोटल 100 मेंबर्स ही है, और सब लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सबकी डेथ हो जाती है। तो सारे मेंबर्स की डेथ होने पर भी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, कंपनी फिर भी कंटिन्यू चलती रहेगी। किसके थ्रू चलेगी? उनके जो सक्सेसर्स होंगे, उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, उनके थ्रू चलती रहेगी। फिर आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है,
कंपनी सेपरेट होती है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का, उसके मेंबर से अलग होती है। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की खुद की होगी और मेंबर की प्रॉपर्टी मेंबर की खुद की होगी। कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ कंपनी की होगी। कंपनी की लायबिलिटीज को चुकाना है, अगर आपको पे ऑफ करना है तो उसके लिए आप कंपनी की एसेट्स को यूज करेंगे। मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड होती है। देखो, ऑन रजिस्ट्रेशन, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंपनी बिकम्स लीगली सेपरेट फ्रॉम दोज हु कंपोज इट। कंपोज इट का मतलब जिन्होंने इसे बनाया है, उन लोगों से कंपनी अलग मानी जाती है, अलग ट्रीट की जाती है। जैसे कि मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स, मेंबर और सब्सक्राइबर जो लोग इसे बनाते हैं उनसे अलग मानी जाती है कंपनी। Members have no ownership rights over company's assets and properties. कंपनी की एसेट प्रॉपर्टी पर मेंबर का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कंपनी के खुद के नाम से होती है वो प्रॉपर्टीज। कंपनी बिकम्स ऑनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट। कंपनी अपनी कैपिटल और अपनी एसेट्स की खुद हकदार होती है, खुद उनके लिए ऑनर होती है, खुद होती है उसकी मालिक, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकती है। तो ये थे हमारे बेसिक फीचर्स जो हम लोगों ने लास्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़े थे। देखो, मेरे पास में प्रवीण तुम्हारा एक डाउट आया हुआ है विसल ब्लोअर को लेकर। विसल ब्लोअर सुनना क्या होते हैं? देखो, विसल ब्लोअर का मतलब होता है, आप लोगों ये विसल ब्लोअर का कंसेप्ट जो होता है ना, वैसे तो ये आता है जो सेक्शन 149 से आपके आगे जो चैप्टर चलता है वो डायरेक्टर्स का चैप्टर चलता है, उसमें आता है। बट क्योंकि आपके वहां पर वर्ड यूज किया गया है तो विसल ब्लोअर सुनना क्या होता है आप में से सबको पता होगा। वैसे तो विसल का मतलब क्या होता है? विसल का मतलब सबको पता होगा क्या होता है? सीटी बजाना। एग्जैक्टली। तो विसल, हाँ पूजा तुम लोगों को, देखो एक बार सुनो क्या होता है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब, विसल का मतलब होता है सीटी बजाना, विसल ब्लो करना। विसल का मतलब सीटी और विसल ब्लो करने का मतलब सीटी बजाना। ये कंसेप्ट एक्चुअली आया था जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, वहां से उठाया गया था ये कंसेप्ट। ट्रैफिक पुलिस वालों को जानते हो आप क्या करते हैं? वो, उनको जब भी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो क्या करते हैं? सीटी बजा देते हैं। कैसे होता है? जैसे मान लो किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, किसी के पास कुछ लाइसेंस हो, या फिर मान लो आप गलत रास्ते से जा रहे हो, गलत रूट से जा रहे हो, उन लोग क्या करेंगे? सीटी बजा देते हैं, हैंड टू हैंड ही। तो विसल ब्लो करने का कंसेप्ट वहां से आया था कि जब भी कुछ गलत होता दिखे तो आपको विसल ब्लो करना है, सीटी बजाना है। अब ये कंपनीज में कैसे यूज होता है? कंपनीज में क्या होता है, मान लो कि आपको देखो प्रैक्टिकली समझना है, एक एग्जांपल देती हूँ उससे समझना। मान लो कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है नो स्मोकिंग, जैसा मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में होता भी है। आपको वहां फैक्ट्री में नो स्मोकिंग बोर्ड के नीचे ही खड़े दो लोग मिलते हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं आराम से। ठीक है, रेसेशन का टाइम चल रहा है, उस वक्त वो दोनों मिलकर स्मोकिंग कर रहे हैं, जबकि वहां साफ साफ लिखा है नो स्मोकिंग। आपको लग रहा है यार ये लोग स्मोकिंग करके अपने रूल्स तोड़ रहे हैं। आप जाते हैं इसकी कंप्लेन लेकर हायर अथॉरिटीज के पास में, यानी कि जो भी उनका सुपरवाइजर या जो भी उनका मैनेजर वगैरह है, आप सुपीरियर अथॉरिटी पे उसकी कंप्लेन करते हैं। होगा क्या उससे? अगर उन दोनों बंदों को पता चल जाए कि ये कंप्लेन आपने की है और आपकी वजह से उन दोनों को सस्पेंड किया गया है या पनिश किया गया है या उनकी सैलरी में से कुछ कटौती की गई है, होगा क्या बताओ? आपके रिलेशंस खराब होंगे ही होंगे। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होगा, आप कभी कंप्लेन करोगे ही नहीं। अगर आपको ये दिख रहा है ना नो स्मोकिंग बोर्ड के नीचे उन दोनों लोग खड़े हैं और उन दोनों लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको पता है अगर मैंने कंप्लेन की तो इनको पता लग जाएगा, और अगर इनको पता लगा ना, ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगे यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये पता चले कि क्लास में किसी ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन की है और आपकी स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल ने आपको मस्त जचा के धो दिया, अब क्या करोगे? आप उससे बात ही नहीं करोगे काफी दिन टाइम तक। या आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप उनसे भी ये बना करोगे ना कि इसके पास मत जाना, इससे बात मत करना, ये ऐसा ही है, ये ऐसा है, ये चुगली करता है एंड ऑल। तो क्या होगा उस बेचारे के साथ जिसने कंप्लेन की है, उसके साथ क्या होगा? उसके साथ वहां पार्शियलिटी होने लगेगा। इस वजह से एक नया कंसेप्ट जिसे विसल ब्लोअर बोला जाता है वो लेकर आया था। विसल ब्लो करने का मतलब है आपको सीटी बजानी होती है जब कुछ गलत दिख रहा है, लेकिन ये सीटी बजाने का कंसेप्ट जो होता है ये कंपनीज एक्ट में किस तरीके से है? मान लो कि आपको
आपने उन दोनों बंदों को देखा कि वो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो कंपनीज में एक अलग सिस्टम चलता है। आपको एक एग्जैक्टली आप लोग गुस्सा उस पर निकालोगे बेवजह, क्योंकि उसकी कंप्लेन की वजह से आपको ये पनिशमेंट मिला। तो अब कंपनीज ने क्या किया, इसके लिए एक कॉन्फिडेंशियल सिस्टम क्रिएट किया है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय। गोपनीय का मतलब होता है जिसे आप एकदम सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एक सीक्रेट सिस्टम क्रिएट किया गया है, कॉन्फिडेंशियल सिस्टम क्रिएट किया गया है। इसके थ्रू क्या होता है, आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है। जैसे हेल्पलाइन नंबर होता है वैसे एक नंबर दिया जाता है। वो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, या मैसेज वगैरह के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आप उस नंबर पर ये चीज सेंड कर सकते हैं कि हमने इस बंदे को इस तरीके से स्मोकिंग करते देखा, या उनका फोटो क्लिक करके आप वहां पर डाल सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो आपने वहां पर डाली है वो जाती है हायर अथॉरिटीज के पास में, और हायर अथॉरिटीज उस पर एक्शन भी लेते हैं। लेकिन ये नंबर और ये जो लाइन होती है, ये जो क्रिएट किया जाता है सिस्टम, ये इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि कभी हायर अथॉरिटीज को भी पता नहीं लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिली है। जो सोर्स होता है इंफॉर्मेशन देने का वो कभी बताया नहीं जाता है, ये कभी लीक नहीं किया जाता है, ये एकदम कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इसमें जब आप और ज्यादा डिटेल में जाओ तो आपको पता लगता है। अब देखो इसके ना फायदे भी और नुकसान भी है, समझ रहे हो तो पूरा ही समझ लो। फिर कॉन्फिडेंशियल तो इस तरीके से हो गया कि जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन दिया कभी उसके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि ये जो कंप्लेन की है ये मैंने की है क्या, और उन दोनों को क्या किया जाएगा, पनिशमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन इसका गलत गलत तरीके से फायदा भी उठाया जा सकता है। कैसे, मान लो उन दोनों लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन आपकी उससे दुश्मनी थी, आपकी मान लो कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही है उससे, और आपने बेवजह कंप्लेंट डाल दी उसमें कि इन दोनों स्मोकिंग कर रहे थे। बेवजह उनको थोड़ा ना पनिश किया जाता है। इसलिए जो भी सोर्स होता है, अगर इंक्वायरी में ये पता लगता है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो गलत है, तो फिर सोर्स का पता लगाया जाता है उस नंबर के थ्रू कि ये कंप्लेन हमें किसने दी थी। और जब पता लग जाए कि ये गलत इन्फॉर्मेशन इस बंदे ने दी थी, तो वो पनिशमेंट उसे मिलेगी जिसने गलत खबर दी थी। मतलब पनिशमेंट, अगर आप लोगों के साथ कोई भी गलत होता है तो ही आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपने पर्सनल जो मैटर्स है उनके लिए आप विसल ब्लोइंग के कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? आई गेस आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि विसल ब्लोइंग क्या होता है। बहुत ज्यादा डीप में आपको समझने का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये बस एक, वैसे तो ये हायर लेवल का कंसेप्ट है, बट मोटा मोटी आपको समझ आ गया कि ये क्या होता है। देखो क्वेश्चन है कि मैम कल्प्रिट मना भी तो कर सकता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हो सकता है, लेकिन उन लोग फिर प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं। हो सकता है आपकी बात सही है कि मैम वो बोल रहा है कि मैंने नहीं किया, तो चोर कब बोलता है कि मैंने चोरी की है? चोर तो आप उसको फांसी भी दे दोगे तो वो यही बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं की है। वहां पर उन लोग पूरी इंक्वायरी करते हैं खुद के सोर्सेज के थ्रू। खुद के सोर्सेज के थ्रू का मतलब है, जैसे मान लो वहां पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगे होंगे, उनके थ्रू चेक किया जाएगा कि ये एक्चुअल में स्मोकिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। आसपास के जो लोग होते हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग जिनका उन दोनों से कोई रिश्ता नहीं होता, उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने ऐसा कुछ देखा है। प्रॉपर इंक्वायरी सेट की जाती है और फिर पता लगाया जाता है। ठीक है, आई गेस आप लोगों ने जितने डाउट्स पूछे अभी तक वो तो हो गए। तो इस तक, यहाँ तक के टॉपिक्स में आपको कोई और डाउट अभी नहीं होगा मेरे ख्याल से। मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी कोई और डाउट नहीं बचा होगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखो आगे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में हमने देखो क्या देखा, कंपनीज तीन टाइप की होती है। इन रजिस्टर्ड कंपनीज या इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज जिनको हम बोलते हैं। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के तीन तरीके होते हैं, या तो वो रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है, या स्टेट्यूटरी हो सकती है, या चार्टर्ड हो सकती है। चार्टर्ड कंपनीज आज की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट इन प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस, क्योंकि इन्हें कौन बनाता था? फॉर्म बाय किंग्स, राजा महाराजा बनाते थे, जो 17th एंड 18th सेंचुरी का टाइम था, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह। लेकिन आज राजा महाराजा ही खत्म हो चुके हैं,
आज राजा महाराजा वाला सिस्टम ही नहीं है, इसलिए चार्टर्ड कंपनी का कंसेप्ट भी हट चुका है। देखो आपको एक बात बता दूं, आपको मॉड्यूल में इनका डेफिनेशन नहीं मिलेगा कहीं भी, चार्टर्ड और स्टैट्यूटरी का। मैंने ये क्यों लिखवाया है, ताकि आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग मिले। ये आपको सिर्फ नाम नाम मिलेंगे वहां पर। अब ये नाम का मतलब आपके मन में क्यूरोसिटी भी तो हो सकता है कि मैम क्या होता है ये चीज, इसलिए मैंने लिखवाया है ये चीज। बाकी इसका वैसे आपके मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे आपको ये टॉपिक। नेक्स्ट है स्टेट्यूटरी कंपनीज। स्टेट्यूटरी कंपनीज वो होती है जिनके लिए एक अलग स्टेट्यूट बनाया जाता है। स्टेट्यूट का मतलब एक अलग लॉ बनता है, एक अलग एक्ट बनता है, जिनको अलग एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में अलग से एक्ट पास करवाया जाता है, उसके बाद इन कंपनीज को बनाया जाता है। उन्हें बोला जाता है स्टेट्यूटरी कंपनीज। जैसे कि आरबीआई, एयर इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनके लिए अलग अलग सेपरेट एक्ट बने हुए हैं, खुद के एक्ट भी है और कंपनीज एक्ट भी इन्हें फॉलो करना होता है। ये होती है स्टेट्यूटरी कंपनीज। अब देखो एक क्वेश्चन होना चाहिए आपके माइंड में। मान लो कि आरबीआई की जैसे मैं बात करूं, ठीक है, आरबीआई के लिए खुद का एक आरबीआई एक्ट बना हुआ है, और मैंने ये बोला कि इस पर कंपनीज एक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। या मैं बात करूं बैंकिंग कंपनीज की, बैंकिंग कंपनीज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो भी अप्लाई होता है और कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होता है, ठीक है। मान लो कि कोई एक प्रोविजन या कोई एक बात ऐसी बोली हुई है, अगर ये बैंकिंग कंपनी खुद के बैंकिंग वाले एक्ट को फॉलो करे, उसका डायरेक्शन है ये, और कंपनीज एक्ट को फॉलो करना चाहिए तो उसका डायरेक्शन है ये। मतलब एक पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है। कंपनी को बोला गया आपको दोनों प्रोविजन फॉलो करने हैं, लेकिन एक पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है। कंपनी किसे फॉलो करेगी? अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ बता सको तो मेरे को एक बताना कि कंपनी किसे फॉलो करेगी। कंपनीज बैंकिंग कंपनीज एक्ट बैंकिंग को फॉलो करेगी। ओके, एनी मोर आंसर्स? मैम 2013। 2013 कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी। ओके, एनी मोर? देयर ओन एक्ट, एग्जैक्टली। कर देखो कौन आया था, मांग थोड़ा है दिखता है। अरे अरे अरे, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के डाउट, ये जो आप लोग के आंसर्स आए काफी हद तक सही है। देखो एक चीज का जिसका आंसर ये 2013 आया था ना, उसको भी मैं बताऊंगी। अभी के लिए आपको ये जानना है कि बैंकिंग कंपनीज के लिए जो खुद का अपना एक्ट बना हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वही अप्लाई होगा। क्यों होगा? जब कभी आपको स्पेसिफिक प्रोविजन दिए जाते हैं, स्पेसिफिक मतलब एक सेक्टर स्पेसिफिक प्रोविजन है और एक जनरल प्रोविजन है, तो हमेशा स्पेसिफिक प्रोविजन को आपको फॉलो करना है। जैसे समझो आपको ये बोला गया है कि पूरी क्लास खड़ी हो जाए, पूरी क्लास के लिए बोला गया है कि स्टैंड अप, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बोला गया है एक्सेप्ट हर्ष। ठीक है, मान लो हर्ष नाम का कोई बच्चा है वहां पर, उसको लगा एक्सेप्ट हर्ष। तो अब वहां पर क्या होगा? हर्ष किसको फॉलो करेगा? स्पेसिफिक प्रोविजन जो उसको बोले गए हैं उसको फॉलो करेगा, या जो पूरी क्लास को बोले गए हैं उसको फॉलो करेगा? आप बोलोगे मैम उसको स्पेशली मना किया गया है कि उसको खड़ा नहीं होना, तो वो बैठा रहेगा। यही तो मैं बता रही हूँ, जब बैंकिंग कंपनीज के लिए स्पेशल प्रोविजन बने हुए हैं तो वो जनरल को फॉलो क्यों करेगा? यही मैंने आपको समझाया। ठीक है, अभी देखो एक ने बच्चे ने मुझे ये बोला था मैम 2013 वाला एक्ट अप्लाई होगा। आपका लॉजिक ठीक था, आपके लॉजिक के हिसाब से आपने क्या सोचा, ये पुराना एक्ट है तो ऑब्सोलेट हो चुका होगा, और ये नया एक्ट है तो ये आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, तो हम नए वाले को फॉलो करेंगे। आपका लॉजिक भी ठीक था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये लॉजिक तब काम करता है जब सेम एक्ट हो। सेम एक्ट मतलब अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 1956 की और कंपनीज एक्ट 2013 की, तो आपका बात सही था कि 2013 वाला ऑपरेट होगा, लेकिन हम सेम एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बात अलग अलग एक्ट की हो रही है, इसलिए हमें यही वाला फॉलो करना होगा जो स्पेसिफिकली उसके लिए बना है। ठीक है, बाकी आपका लॉजिक भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम समझ गए हैं क्या मतलब 1956। देखो पहले अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना ये कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले एक एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956, जिसको 2013 में चेंज करके नया बना दिया गया था।
आप बोलोगे कि मैम अमेंडमेंट ही ले आते, पूरा एक्ट दोबारा बनाने की क्या जरूरत थी। देखो कई बार अमेंडमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, सिनेरियो इतना चेंज हो गया था ना। 1956 वाला एक्ट हमें ये लगा यार इसमें बहुत सारी चीजें तो डालनी जरूरी है और बहुत सारी चीजें यहाँ से हटानी जरूरी है। तो अब उतना ज्यादा चेंज आपको चाहिए था, तो आपने क्या किया, पूरा एक्ट ही दोबारा बना लिया। पार्लियामेंट में दोबारा से एक्ट पास करवाया था पूरे प्रोसेस को फॉलो करके, जिसको कंपनीज एक्ट 2013 जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये कंपनीज एक्ट 1956 जो है अब ये खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपको कोई प्रोविजन ऐसा मिलता है कि कंपनीज एक्ट 1956 में भी है और 2013 में भी है, तो आप किसको फॉलो करोगे? ऑब्वियसली आप 2013 वाले को फॉलो करोगे, क्योंकि ये नया एक्ट है, ये अपडेटेड है। 1956 वाला ऑब्सोलेट हो चुका है, ये पुराना एक्ट है। ये बताया था मैंने आपको उस टाइम पर। मैम 1949 वाला सिर्फ बैंक्स के लिए है क्या? 1949 वाला एक्ट, उसका नाम ही यही है, उसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है? बैंक पर। बैंक क्या होता है? जो पैसा उधार, जो लेना देना और बीच का जो इंटरेस्ट का मार्जिन होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। बैंकिंग कंपनी जो होती है बस उसी के लिए बनाया गया है ये एक्ट। ओके, तो हम लोगों ने ये 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे गाइस। एक सेकंड के लिए होल्ड करना, बस 2 मिनट। फिर आगे हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स जो है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कितने टाइप हो सकते हैं कंपनी के। हमने देखा था कि हम लोग वैसे तो 4 टाइप होते हैं, बट बेसिक टाइप्स 2 ही होते। पब्लिक का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में, क्योंकि पब्लिक में जो यू आता है वो बाद में आता है और प्राइवेट का आर पहले आता है, इसलिए उसका डेफिनेशन का सेक्शन भी कौन सा है? 2 का सबसेक्शन 68। प्राइवेट के 2 बच्चे हमने देखे थे, ओसी एंड स्मॉल कंपनी। ओपीसी का सेक्शन कौन सा है? 62। इसका सेक्शन प्राइवेट से भी पहले आ गया, क्योंकि ओ पहले आता है और पी बाद में आता है, और आ गया 85 पर। फिर देखो मेंबर्स और डायरेक्टर्स कितने कितने किस किस कंपनी को रखने जरूरी होते हैं। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो कम से कम 7 डायरेक्टर होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर। अब क्योंकि इसमें लोग ज्यादा है तो इसे मैनेज करने के लिए लोग ज्यादा चाहिए। कितने? कम से कम 3 चाहिए और मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में अगर देखा जाए तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 लोग हो सकते हैं, और लोग कम है इसलिए इसे मैनेज करने के लिए लोग भी 2 लोग होंगे तो भी काम चल जाएगा। ओपीसी का नाम ही क्या है? 1 पर्सन कंपनी, यानी कि जो एक ही बंदे से बनी है, इसलिए इसमें मिनिमम हो या मैक्सिमम कितने लोग चाहिए? सिर्फ एक। अब लोग ही एक ही है, मेंबर ही एक ही है, तो डायरेक्टर भी एक हो तो चल जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सब में कितने हैं? 15, क्योंकि इसके लिए एक अलग से सेक्शन है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, किसी भी कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आप रखते हैं वो 15 से ज्यादा नहीं रख सकते। रखते भी हैं तो अलग प्रोविजन है, बट मेनली उसमें 15 ही होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था पब्लिक कंपनी क्या होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि प्राइवेट क्या होती है। इसके अलावा कोई भी प्रेस्क्राइब्ड कैपिटल का लिमिट नहीं है, प्राइवेट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। पहले हुआ करता था 1 लाख एंड 5 लाख, बट अभी उसे हटा दिया गया है, तो कहीं मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। प्राइवेट कंपनी अगर आपको जाननी है तो आपको देखना होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, जिसके लिए मेमोरी टेक्निक है RLP। आर का मतलब रेस्ट्रिक्शन, एल लिमिटेशन, पी प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन किस चीज पर है? आपके शेयर्स को ट्रांसफर करने से रिलेटेड। रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है? रेस्ट्रिक्शन में आप वो काम कर तो सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस को फॉलो करके। प्रोहिबिशन में क्या, कभी वो काम कर ही नहीं सकते आप लोग। रेस्ट्रिक्शन होता है शेयर ट्रांसफर को लेकर। जब आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी की बताई कंडीशंस को पहले पूरा करना होता है, फिर आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोहिबिशन होता है कि आप कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ और हमारी कंपनी से जुड़ जाओ।
प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर शेयर सब्सक्रिप्शन, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप पब्लिक आम जनता को नहीं बुला सकते, इनवाइट नहीं कर सकते हैं। और लिमिटेशन होता है किस चीज पर, नंबर ऑफ मेंबर्स पे, कितने होते हैं मैक्सिमम 200 होते हैं, 200 से ज्यादा लोगों को आप अपनी कंपनी से नहीं जोड़ सकते। लेकिन इस 200 की लिमिट में आप इन 3 को एक्सक्लूड करते हैं। एक वो जो आज मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं प्लस मेरे मेंबर भी हैं, उनको मैं 200 में काउंट नहीं करूंगी। वो लोग मेंबर हैं मेरी कंपनी के, लेकिन वो मेरे एम्प्लॉइज भी हैं, तो मैं मेंबर नहीं मानूंगी उनको। वो मेरे पहले पास्ट में, पास्ट कम एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय कम मेंबर का मतलब पास्ट में वो मेरे मेंबर भी थे प्लस मेरे एम्प्लॉय भी थे। आज उनका एम्प्लॉयमेंट सीज हो चुका है बट वो मेरे मेंबर हैं आज भी। तो उस केस में ऐसे लोगों को भी, ऐसे मेंबर्स को भी जो पास्ट में कभी मेरे एम्प्लॉइज थे, उन्हें भी मैं क्या नहीं करूंगी, इस 200 में काउंट नहीं करूंगी। और जो जॉइंट शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें क्या माना जाता है, सिंगल माना जाता है। ए बी और सी ने मिलाकर एक शेयर होल्ड कर रखा है, तो इनको 3 नहीं माना जाएगा इस 200 के लिए, उन्हें एक बंदा काउंट किया जाएगा, सिंगल मेंबर की तरह काउंट किया जाएगा। इसके अलावा एक सेक्शन 8 कंपनी का रिवीजन बचता है अपना खाली। बाकी अपन ने जो भी कुछ किया है वो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर कोई डाउट्स होंगे वो भी आपके क्लियर हो चुके होंगे, फिर भी अगर है कोई डाउट्स तो आप लोग पूछ सकते हैं। No doubts. Don't draw on the screen. हाँ निशिता बोलो बेटा। देखो बेटा एक तो ओके हाँ, एक्सक्लूडिंग पॉइंट कौन सा वाला, ये वाला ओके। देखो ये एक्सक्लूडिंग पॉइंट पूछा गया मुझसे। देखो इसमें ये है, मान लो आज मेरी कंपनी के अंदर मेरी कंपनी है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो इसको अच्छे से समझ लो, सबको ही समझ लो इसको। आपको एक वो बता देती हूँ मैं, इसके लिए आप लोग एक प्रैक्टिकली समझ लो इसको। मान लो कि मेरी कंपनी है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब मैं मेरी कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं, मान लो मेरे पास में ऑलरेडी 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये कंपनी नया इशू लेकर आती है, नए इशू के थ्रू इसने कितने लोगों को इशू निकाला है, मान लो इसने मान लो यहाँ पर जो इशू निकाला गया है वो कितने लोगों को निकाला गया है, 150 को निकाला गया है, ठीक है। जिसमें से 10 तो है मेरे मेंबर्स प्लस एम्प्लॉइज, मतलब मेरे प्रेजेंट एम्प्लॉइज। 20 है मेरे पास्ट एम्प्लॉइज, ठीक है। और बाकी 20 जो है
वो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं। या फिर ऐसा समझ लो, एक सेकेंड थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं अपन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या ये नया इशू जो कंपनी ला रही है ये वैलिड है या नहीं है? क्या ये नया इशू लाया जा सकता है? तो अब इसमें क्या होगा, देखो समझना, ये 100 लोग ऑलरेडी हैं, तो अब मैं नए लोग कितने जोड़ सकती हूँ अपनी कंपनी से? 100। लेकिन ऑफर कितनों को है? 150 को। तो आपको लगेगा मैम नहीं, टोटल 250 हो जाएंगे, तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अभी भी 100 ही है। कैसे है 100? ये 15 तो मेंबर प्लस एम्प्लॉय है, इनको हटा दो। ये 20 क्या है आपके? ये आपके पास्ट एम्प्लॉयज है, तो इनको हटा दो। बच्चे कितने गाइस? ये 25 रखना यार, सॉरी। ठीक है, 25 तो मेरे प्रेजेंट एम्प्लॉयज है, तो इनको हटा दो। और 20 मेरे पास्ट एम्प्लॉयज है, इनको हटा दो। बचे कितने? 5। ये 5 क्या है? मेरे जॉइंट होल्डर्स हैं, तो इनको वैसे ही मैं सिंगल काउंट करूंगी। टोटल तो मेरे पास अभी भी कितने हुए? 100 ही हुए ना। तो अगर ये 100 कैसे हुए? 25 गए, कितने बचे? 125। 125 में से 20 और गए, तो मेरे पास में कितने बचे? 105। और ये 5 तो एक ही काउंट करना है मेरे को। 5 लोगों ने मिलकर एक ही शेयर होल्ड कर रखा है, तो उस केस में मेरे मेंबर कितने बच रखे हैं? 100 मेंबर्स ही हैं। तो 100 एंड 100 कितने हो गए? 200। और मैं मैक्सिमम मेंबर्स भी कितने रख सकती हूँ अपने पास में? 200 रख सकती हूँ। देखो पास्ट एम्प्लॉइज कौन होते हैं? मान लो मैंने, मेरे पास में 2015 में कोई बंदा काम कर रहा था, उसको मैंने 100 शेयर दिए थे। ठीक है, 2020 का सिचुएशन ऐसा है, उसके पास ये आज भी 100 शेयर है, लेकिन उस वक्त वो मेरा एम्प्लॉय था, आज वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है। ये उस वक्त था, आज नहीं है मेरा एम्प्लॉय। लेकिन ये 100 शेयर उसने आज भी रख रखे हैं। ये आज भी क्या है? मेरा मेंबर है। ये होता है मेरा पास्ट एम्प्लॉय। पास्ट एम्प्लॉय कम मेंबर, जो कभी मेरा एम्प्लॉय भी था और मेंबर भी था, लेकिन आज वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेरा मेंबर है, एम्प्लॉयमेंट उसका खत्म हो चुका है। तो ये होता है उसका एक्सक्लूजन वाला पॉइंट। अभी किसी को कोई डाउट? मैम हाँ, मैम अगर जॉइंट शेयर होल्डर है वो 5 है और उन्होंने मिलके 3 शेयर ले लिए तो उन्हें 3 काउंट किए जाएंगे ना? वापस से बोलो। 5 शेयर होल्डर, हाँ, 5। जॉइंट शेयर होल्डर है, उन्होंने मिलके हाँ, 3 शेयर ले लिए, ओके। तो उन्हें कितने काउंट किए जाएंगे? एक ही काउंट किया जाएगा। जॉइंट शेयर होल्डर्स हमेशा एक ही काउंट किए जाते हैं। जैसे तुम्हारा डाउट जो है वो समझना, मान लो कि ये सिंगल होता, ठीक है। मान लो तुम जो बोल रहे हो तो ए बी और सी की बात कर रहे हो, या ए बी सी डी और ई, ठीक है। तुम इस तरीके से 5 की बात करो। मान लो मैं सिंगल इंडिविजुअली एक की बात करूं। ए ने अगर 100 शेयर खरीद रखे हैं, तो मैं इसको 100 थोड़ी काउंट करूंगी, मैं तो इसको सिंगल ही काउंट करूंगी ना। अगर इंडिविजुअल बंदा 1000 शेयर ही खरीद ले, तो हम इसको सिंगल काउंट करते हैं। मैं वही बता रही थी आपको कि अगर जो जॉइंट होल्डर्स होते हैं, वो होल्डिंग, उनकी होल्डिंग से मतलब नहीं होता है। उनका ये मतलब होता है कि कितने लोग होल्ड कर रहे हैं। अगर जॉइंट में होल्डिंग की जा रही है, तो उनको सिंगल काउंट किया जाता है हमेशा। ओके मैम, समझ में मैम मेंबर्स में किसको काउंट करेंगे अपन? क्या? हाँ देखो, मेंबर्स में आपका किसको डाउट ये काउंट चाहिए करेंगे? कि ये मान लो ए बी सी और डी, 3 4 है ये, तो आपका मतलब है कि मैम रिकॉर्ड में हम किसका नाम लिखेंगे, यही तो? नहीं मैम, ये वाला नहीं पूछ रहा मैं। तो एम्प्लॉय कम प्रेजेंट वाला आपने बताया था, एम्प्लॉय कम मेंबर, और पास वाला बताया था, तो वो दोनों को अपन एक्सक्लूड करेंगे क्या? हाँ, उन दोनों को एक्सक्लूड करा जाएगा। जो बाकी के लोग, जो नॉर्मल, और बाकी लोगों को मैंने, मान लो मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स, उनको भी तो शेयर्स इश्यू किए होंगे ना, उनको मेंबर्स में काउंट किया जाएगा। बाकी जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो मेरा आज भी एम्प्लॉय है, मतलब एट प्रेजेंट जो मेरा एम्प्लॉय भी है प्लस मेरा मेंबर भी है, एक तो उसको नहीं रखना है। एक वो जो कभी पास्ट में मेरा एम्प्लॉय भी था, मेंबर भी था, बट आज की सिचुएशन में एम्प्लॉय नहीं है, बस मेंबर है, तो इन दोनों को ही मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी उस 200 में। इनके अलावा जो लोग हो गए ना, जो बचे हुए लोग हो गए, उन्हें कैलकुलेट किया जाएगा। ओके।
Any more doubts? नो मैम। Okay guys, then your class is over. आज थोड़ी ज्यादा ही होगी। मैंने कम क्या बोल दिया मैम, आपने तो ज्यादा ही पढ़ा दिया। तो अब